ओके, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सीधे स्टार्ट ही करते हैं क्लास, क्योंकि टाइम अपने पास वैसे ही कम रहता है। ओके, तो कल मैंने आपको यूपीएससी स्टेट पीएससी के बारे में जो आखिरी पॉइंट कराया होगा वो था इनका क्षेत्राधिकार, कि इसका क्षेत्राधिकार पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, उसका क्षेत्राधिकार स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल बढ़ा सकता है। अपन ने ये क्षेत्राधिकार कर लिए खत्म। अच्छा, अब मैंने रिपोर्ट का नहीं बताया होगा आपको। अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने रिपोर्ट का तुम लोगों को बताया था क्या, चेक करने दो। मैंने रिपोर्ट का शायद से तुम्हें बता दिया होगा। नहीं, मैंने तुम्हें रिपोर्ट का नहीं बताया ना, रिपोर्ट का बताया था। यस, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। और हाँ, स्टार्ट करते हैं। सर, कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, मैंने अपनी साइड से सेंड कर दी थी यार, अब देखना पड़ेगा उन्होंने अपलोड की कि नहीं की। चलो पहले तुम ये देख लो। सुनो बच्चों, अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट एनुअली, वार्षिक, किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है। जबकि मैं बात करूं स्टेट पीएससी की, तो स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल, गवर्नर को सौंपेगी, और ये रिपोर्ट सौंपते हैं एनुअली, यानी कि वार्षिक। ठीक है, तो हाँ, तो सुनो, ये तुम्हारा अगला पॉइंट है अपनी रिपोर्ट के बारे में। तो समझ में आ गया होगा, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, ये सारी की सारी अपनी रिपोर्ट एनुअली, वार्षिक भेजते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं, मान लो यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजी। अब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट का क्या करेगा? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां पर रख देगा? पार्लियामेंट पे। तो यूपीएससी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी, राष्ट्रपति रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देता है। वही मैं बात करूं स्टेट पीएससी की, तो ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देंगे। गवर्नर इस रिपोर्ट का क्या करेगा? अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट पे पेश करता है रिपोर्ट, तो गवर्नर कहां पर करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। तो इस चीज को याद रखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ा इसमें हेडेक नहीं है। यूपीएससी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेगा, ये अपनी रिपोर्ट कहां रख देगा? राज्य विधान मंडल में। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट या दिमाग में कोई अपवाद होना चाहिए। हाँ, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और, मान के चलो यूपीएससी ने सरकार को कोई सलाह दी। देखो, मैं तुम्हें अगली चीज बताता हूं, अच्छी चीज है वो। देखो, मान लो बच्चों, यूपीएससी ने गवर्नमेंट को एक सलाह दी, मतलब कुछ रिकमेंडेशन दिया। है ना? तो यूपीएससी ने सरकार को सलाह दी, तो क्या यह सलाह सरकार के लिए माननी जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। यूपीएससी के द्वारा दी गई सलाह जरूरी नहीं कि सरकार को वो माननी पड़े। सरकार यूपीएससी के द्वारा दी गई सिफारिश को ठुकरा भी सकती है। लेकिन इस चीज को याद रखना, किसी भी मंत्रालय या विभाग के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो यूपीएससी के द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा सके। इस चीज को याद रखिए, किसी भी मंत्रालय या विभाग के पास
ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए ये वाला पॉइंट लिख ही दिया है ना। एक मिनट, सिस्टम पे कुछ और आ गया। तो सुनो, इस चीज को याद रखना, यूपीएससी सरकार को जो सलाह देती है, एडवाइस देती है, इसे रिकमेंडेशन की जगह हम एडवाइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यूपीएससी जो गवर्नमेंट को सलाह देती है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उस सलाह को माने, लेकिन इस चीज को याद रखना, किसी भी मंत्रालय विभाग के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो यूपीएससी के द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा सके। तो अब सवाल यह है कि कौन यूपीएससी की सलाह को ठुकरा सकता है। तो इसके पीछे का आंसर है, मैं अगली स्लाइड पर लिखने जा रहा हूं बच्चों। अगर तुम नोट कर रहे थे तो नोट कर सकते थे, मैं अगली स्लाइड पर लिखने जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। तो देखो मैं क्या बोल रहा था यार, सब भूल गया इस चक्कर में। यस, किसी भी मंत्रालय विभाग के पास पावर नहीं होती कि वो यूपीएससी के द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा सके। तो अगर मान लो यूपीएससी ने कोई सलाह दी और उसे स्वीकार नहीं करना, तो इस चीज की मंजूरी कौन देगा? इस चीज की मंजूरी देगी कैबिनेट की नियुक्ति समिति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति। तो बच्चों, केंद्र सरकार में जो कैबिनेट होती है उसकी एक कमिटी होती है, कमिटी का नाम है अपॉइंटमेंट्स कमिटी। अपॉइंटमेंट्स कमिटी। तो अगर यूपीएससी की किसी सलाह को नहीं मानना है तो उस पर मंजूरी किसे देनी होगी? नियुक्ति समिति को देनी होगी। तो नियुक्ति समिति कहेगी कि भाई हमें यह सलाह नहीं माननी है, तो जो भी सलाह नहीं माननी है तो वो इससे सहमति मिलनी चाहिए। यह कहेगी कि हमें सलाह नहीं माननी है तो होगा। एक सिंपल मंत्रालय नहीं कह सकता, जाकर गृह मंत्रालय नहीं कह सकता कि हमें यूपीएससी की सलाह नहीं माननी है। इसे कहना पड़ेगा कि हाँ, हमें यूपीएससी की सलाह ये वाली नहीं माननी है, और आपको रीजन बताना पड़ता है संसद में कि भैया हमने क्यों यूपीएससी की सलाह नहीं मानी है। जब राष्ट्रपति रिपोर्ट पेश करता है तो साथ ही साथ वो ये भी पेश करेगा कि अगर हमने यूपीएससी की सलाह नहीं मानी है तो क्यों नहीं मानी है। ठीक है। तो ये वाला तो मैं पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था आपका उसका क्या बोलते हैं, यूपीएससी वाला पॉइंट हो गया। अब तुम्हारा क्या बचा? हाँ, एक पॉइंट और बचा हुआ है, और वो है कि यूपीएससी क्या क्या करवा सकती है। फिर मैं तुम्हें स्टेट पीएससी के बारे में भी बता दूंगा। तो आइए देखते हैं पहले यूपीएससी के बारे में। तो सुनो, जब बात करूं यूपीएससी की, कई बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी क्या कराती है, क्या यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, स्टेट पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो पहले तुम यूपीएससी के बारे में सुन लो। इस चीज को याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि देखो शिवम, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आप जो कहना चाह रहे हो, लेकिन शिवम प्रॉब्लम क्या है ना, मान के चलो मैं तो बेटा इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हूं, मैं हिंदी में सच कंफर्टेबल नहीं हूं। तो अगर मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज वाले हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, मतलब वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में दोनों लैंग्वेज के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरी एक मजबूरी बन जाती है ना। ऐसा नहीं है, मुझे बड़ी खुशी नहीं हो रही है दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखने की, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी बन जाती है। ठीक है। तो अब सुनो, अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस को हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय सेवा, है ना।
ठीक है, तो सुनो, अगर कोई मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अखिल भारतीय सेवा के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो आंसर होगा यूपीएससी। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा के एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब अखिल भारतीय सेवा में क्या आता है? अखिल भारतीय सेवा में 3 सर्विस आती हैं। एक होती है तुम्हारी आईएएस। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी होती है आईपीएस। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, भारतीय वन सेवा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराती है और ऑल इंडिया सर्विस में ये 3 सर्विस आती है। केवल 3 ही सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस में रखा जाता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय वन सेवा। नहीं सचिन, आईआरएस नहीं होता, वो आईएफएस होता है। आईआरएस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं कहते, सेंट्रल सर्विस कह सकते हो। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक मिनट, अगला पॉइंट देखो, वैसे तो यूपीएससी पूरी कंट्री के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जितनी भी केंद्र की नौकरियां होती है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करा देती है। ऐसा नहीं है, और भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एसएससी, वो भी सेंट्रल की नौकरियों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी भी कुछ केंद्र की सेवाओं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, ऐसे ही एसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करा लेती है केंद्र की सेवाओं के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यूपीएससी केंद्र से संबंधित है। लेकिन इस चीज को याद रखना, यूपीएससी स्टेट के लिए भी काम कर सकती है अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करें। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं चाहूंगा आप इसे लिखो भी। पॉइंट यह है, अरे हां नेहा सैनी, यस, एनडीए को भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इतना तो पता ही है ना। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, ऑल इंडिया सर्विस का तो एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी मैंने कहा यूपीएससी सेंट्रल सर्विस के भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें एनडीए आ जाएगा, सीएपीएफ आ जाएगा, आ नहीं जाएगा? तो अरे एनडीए को सेंट्रल सर्विस में रख दो ना, ऑल इंडिया सर्विस में मत रखो। अब सुनो, तो इस चीज को याद रखना, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, पॉइंट ए है, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम बना दो जिसके लिए कैंडिडेट जो चाहिए उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन, विशेष योग्यता होनी चाहिए, तो अगर स्टेट्स को ऐसा लगता है कि हमारे एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए हमें स्पेशल कैंडिडेट चाहिए, तो फिर वो यूपीएससी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे लिए एक एग्जाम बना दो, एक एग्जाम का एक पैटर्न बना दो कि भाई हमें इस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, तो यूपीएससी उन स्टेट की मदद कर सकती है। तो इस चीज को याद रखना, यूपीएससी स्टेट्स की मदद कर सकती है। कंडीशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा स्टेट क्या करें? 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करें, यानी कि अनुरोध करें। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट करते हैं तो यूपीएससी उनकी हेल्प कर सकती है। अच्छा, इतना ही नहीं, स्टेट की हेल्प करने का और भी तरीका होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी स्टेट का गवर्नर, अगर किसी स्टेट का राज्यपाल, मैं भी दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा इसलिए बोलना नहीं, रिपीट कर दो। देखो, अगर किसी स्टेट का गवर्नर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारी ये नीड है, अब नीड कुछ भी हो सकती है जो गवर्नर कहेगा, तो अगर गवर्नर कहता है कि भैया अपनी ये जरूरत है, तो फिर यूपीएससी उस स्टेट की मदद कर सकती है, लेकिन आपको प्रेसिडेंट की भी सहमति चाहिए। तो याद रखना, अगर किसी स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करे और प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दे, तो यूपीएससी उस स्टेट की सारी या कुछ मदद कर सकती है। तो कंडीशन क्या है अगली? अगर किसी स्टेट का गवर्नर अनुरोध करे, यानी कि रिक्वेस्ट करे, और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे,
अप्रूवल। तो पॉइंट ये है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी से और प्रेसिडेंट सहमति दे चुका है अपनी, तो फिर यूपीएससी उस स्टेट की मदद कर सकती है। तो ऐसा नहीं है यूपीएससी सिर्फ केंद्र तक सीमित रहती है, यूपीएससी स्टेट्स की भी मदद करती है। लेकिन क्या कंडीशन, या तो दो या दो से ज्यादा स्टेट उससे हेल्प मांगे, या तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की अप्रूवल से यूपीएससी मदद कर सकती है। चलो ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो सुनो, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं जो पॉइंट मैंने अभी समझाए आपको, हो सकता है आप में से कुछ को समझ में ना आया हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं यूपीएससी क्या क्या काम करती है, उसमें से मेन काम गिना दिए। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराती है जो कि 3 होती है। इसके अलावा यूपीएससी स्टेट्स की मदद कर सकती है। कौन से केस में, या तो दो या दो से ज्यादा स्टेट यूपीएससी से रिक्वेस्ट कर दें कि भाई हमारी मदद कर दो किसी एग्जाम को बनाने में, तो वो कर सकती है। या तो किसी स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करे यूपीएससी से और साथ ही साथ प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दे कि ठीक है यूपीएससी मदद कर दे, तो फिर यूपीएससी उस स्टेट की मदद कर सकती है। समझ में आ गया? व्हाट अबाउट रेलवे सर्विसेज एंड फॉरेन सर्विसेज? अरे तो ये भी ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराएगी। मैंने कहा ना सेंट्रल सर्विस, तो बेटा सेंट्रल सर्विस में आपकी ये आ गई है, IRS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब उसमें आ गई ना आपकी। ठीक है, हाँ तो एक बार जल्दी रिप्लाई करिए, समझ में आया आप लोगों को ये चीज? जल्दी रिप्लाई करो ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीसीएस में क्या होता है? अच्छा, किस तरह की मदद प्लीज समझाओ। अरे मदद क्या, यूपीएससी से आप क्या मदद मांगोगे? दंगे रोकने के लिए तो मदद मांगोगे नहीं यूपीएससी से, ऑब्वियस सी बात है। कुछ एग्जाम से रिलेटेड उनसे हेल्प मांग सकते हो तो वो मांग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया यूपीएससी के बारे में। अच्छा याद रखिए, अगर मैं स्टेट पीएससी की बात करूं तो बच्चों स्टेट पीएससी जो स्टेट की सिविल सर्विस होती है, बच्चों जो स्टेट की सिविल सर्विस होती है जिसमें आपके आ जाती हैं पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की, डीएसपी की, इन सब के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट पीएससी कराती है। ठीक है, नहीं अतुल नहीं कराता। देखो माधुरी, आप जो कह रही हो आईएफएस, जब मैं कहूं ऑल इंडिया सर्विस में आईएफएस तो वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस है। ठीक है बेटा, पीसीएस का मतलब हो गया स्टेट लेवल का सिविल सर्विस एग्जाम। एक तो होता है अपना सिविल सर्विस एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है आईएएस के लिए। ऐसी हर स्टेट की भी कुछ प्रशासनिक नौकरियां होती हैं, पुलिस की नौकरियां होती हैं अच्छे लेवल की, वो पीएससी कंडक्ट कराती है, उसे ही लोग पीसीएस कह देते हैं। तो स्टेट का जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं वो कराती है उस स्टेट की पीसीएस। ठीक है, एनडीए ऑल इंडिया सर्विस में काउंट नहीं होती, वो सेंट्रल सर्विस में काउंट होती है। स्टेट पीएससी के थ्रू आपको आईपीएस का टैग नहीं मिलता, लेकिन जब आपका 20-25 साल बाद प्रमोशन होता है तो आपको आईपीएस का टैग मिल जाएगा, स्टार्टिंग से नहीं मिलता। चलिए ये हो गया क्लियर, स्टेट पीएससी में ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब सुनो अगली चीज, ये मैं आपको यही बता देता हूं। बच्चों याद रखना, हमारा संविधान कहता है कि यूपीएससी है वॉच डॉग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा संविधान
क्या उम्मीद करता है यूपीएससी से? हमारा संविधान उम्मीद करता है कि यूपीएससी बनेगा वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहते हैं मेरिट पद्धति का प्रहरी। ठीक है, मतलब यूपीएससी लोगों की मेरिट को कंसीडर करेगा, ऐसा ना हो कि किसी के बिना मेरिट के उसे ले आए। अरे वो इसलिए क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, बस लेवल का डिफरेंस होता है। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करोगे तो आपका पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अब आता है स्टेट पीएससी। तो स्टेट पीएस, अच्छा एक चीज और, आप में से काफी बच्चे हैं ना, बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, सर ये एसएससी क्या है, आईएएस पीसीएस को साथ में क्यों लिखते हैं? तुम मुझे बताओ, क्या तुम लोगों के पास इतना टाइम बचा है कि तुम्हें इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें जाननी है? मुझे बताओ, तुम्हारे पास अब इतना टाइम बचा है या हम लोगों के पास अब इतना टाइम बचा है बात दीन दुनिया की बातें डिस्कस करने का? तुम्हारे इन बातों के चक्कर में मेरा टाइम जाएगा, तुम्हारा भी टाइम जाएगा, सिलेबस अपना यहीं रह जाएगा। इसलिए मत करो ऐसा भी यार। अब बात करूं बच्चों स्टेट पीएससी की, तो अगर यूपीएससी हमारी इंडिया में मेरिट का वॉचडॉग है तो स्टेट पीएससी क्या होगा? स्टेट में मेरिट का वॉचडॉग होगा। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई पूछ ले कि इंडिया में किसे कहा जाता है वॉचडॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया, कौन होगा? वो यूपीएससी होती है। ऐसी स्टेट पीएससी के लिए क्या है? वॉचडॉग ऑफ मेरिट इन स्टेट। इसे हिंदी में कहेंगे राज्य में, वही इसे हिंदी में भी वही कहेंगे, लेकिन ये राज्य में होगा ना, मेरिट देखो ये तो पूरे भारत के लिए हो गया, इसे भारत के लिए कहा जाएगा, और इसे उस पर्टिकुलर राज्य के लिए कहा जाएगा, स्टेट के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इसे नोट डाउन कर लेना। यूपीएससी स्टेट पीएससी को ये भी कहते हैं, क्योंकि अब मैं इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जॉइंट पीएससी के बारे में, जॉइंट स्टेट पीएससी। ओके, मैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब देखो, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा यूपीएससी और दूसरा पढ़ा स्टेट पीएससी। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अलावा एक चीज और होती है, और वो यहां पर लिखी हुई है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या है और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी से डिफरेंट क्यों है? तो सुनो ध्यान से, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? जेएसपीएससी। ठीक है, अब सुनो, पहले हम समझते हैं कि यूपीएससी और इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सुनो, अगर बात करूं बच्चों मैं यूपीएससी की और स्टेट पीएससी की, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी को क्या कहा जाएगा? संवैधानिक निकाय। इन्हें कहा जाएगा संवैधानिक निकाय, इसे ही इंग्लिश में कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की स्थापना भारत का संविधान करता है। ठीक है, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की स्थापना भारत का संविधान करता है, इसलिए हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी को कहते हैं संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना संविधान नहीं करता। जेएसपीएससी की स्थापना कैसी होती है? जेएसपीएससी पहली बात मानी जाती है एक वैधानिक निकाय। जेएसपीएससी को कहा जाता है वैधानिक निकाय, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। अब तुम पूछोगे कि सर ये क्या होता है स्टैच्यूटरी वैधानिक? याद रखना, अगर किसी चीज की स्थापना कानून के द्वारा हुई है तो उसे कहा जाएगा वैधानिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी।
अगर किसी चीज की स्थापना संविधान ने की है तो ये होगी, उसका नाम ये होगा। अगर किसी चीज की स्थापना कानून के द्वारा हुई है तो उसका नाम ये होगा। अब सुनो, जॉइंट स्टेट पीएससी को वैधानिक निकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्थापना कानून के द्वारा होती है। अब सवाल यह है कि आखिर यह कानून लेकर कौन आएगा, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं बच्चों। तो सुनो, सबसे पहले ये देखते हैं कि जॉइंट स्टेट पीएससी की स्थापना कौन करता है। तो जॉइंट स्टेट पीएससी की स्थापना कैसे होती है? संसद के कानून के द्वारा, संसद के कानून के द्वारा। बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के कानून के द्वारा जेएसपीएससी की स्थापना होगी। लेकिन एक शर्त है बच्चों, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से सब नहीं कर रहा है। जब तक राज्य रिक्वेस्ट ना करे, कम से कम 2 राज्य तो चाहिए रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जॉइंट स्टेट पीएससी है। जॉइंट का मतलब ही है 2 या 2 से ज्यादा राज्य। तो जब स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे तब जाकर पार्लियामेंट एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना करेगा। तो कंडीशन क्या है? राज्यों से, मतलब राज्यों को रिक्वेस्ट करनी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है अगर आपसे कोई पूछता है कि जॉइंट स्टेट पीएससी की स्थापना कैसे होती है, तो आप कहेंगे जॉइंट स्टेट पीएससी की स्थापना तब होगी जो राज्य चाहते हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से कम 2 राज्य तो होने चाहिए। तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा राज्य पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर पार्लियामेंट एक अधिनियम के द्वारा जॉइंट स्टेट पीएससी की स्थापना करेगी। यह होता है जॉइंट स्टेट पीएससी को स्थापित करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट स्टेट पीएससी में आखिर कितने मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब हम ये सारी चीजें देखेंगे बैठ के, ठीक है। तो सुनो, तो देखो, अब मैं बात करूं जॉइंट पीएससी में जो सदस्य होते हैं। अगर मैं सदस्यों की संख्या के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इस चीज को याद रखना, जॉइंट स्टेट पीएससी में कितने मेंबर होंगे, संविधान में तो पहली बात इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यह पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाई जाती है। तो क्या जब पार्लियामेंट कानून के द्वारा इसकी स्थापना करता है तभी पार्लियामेंट डिसाइड कर देता है कि इतने इसमें होंगे? नहीं। जॉइंट स्टेट पीएससी में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है डिटरमाइन करने की, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है डिटरमाइन करने की कि स्टेट जॉइंट स्टेट पीएससी में कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो मतलब नंबर फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। फिर अब बात करें आखिर इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो याद रखिए, इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? अगेन भारत का राष्ट्रपति, इंडिया का प्रेसिडेंट। तो इंडिया का प्रेसिडेंट ही सदस्यों की संख्या निर्धारित करेगा, इंडिया का प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेगा। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स, नियुक्ति हो गई राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, अब बात करें सेवा की शर्तें। इनकी सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करेगा? सेवा की शर्तें को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि भाई इनकी सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो आंसर है अगेन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो जॉइंट स्टेट पीएससी के मेंबर्स की
सेवा की शर्तें भी कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे की तरफ बढ़ू, ये चैप्टर तुम्हारी पीडीएफ में नहीं होगा तो इसलिए इसे बोर्ड पर पूरा लिखते जा रहा हूं मैं, है ना। चलिए आगे चले। हाँ, तो अब अगली चीज, आखिर इनका कार्यकाल कितना होता है? तो जॉइंट स्टेट पीएससी के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 6 साल या तो 62 साल की उम्र तक, विच एवर इज अर्लियर, जो इनमें से निकट हो। तो याद रखिए, जॉइंट स्टेट पीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 62 साल की उम्र, वही जो स्टेट पीएससी में रहता है। फिर इनके बात करूं इनके रेजिग्नेशन की, त्यागपत्र की, रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी ये लोग किसको देंगे? अगेन राष्ट्रपति को देंगे। अगर हटाने की बात आती है, जब सारे काम ही प्रेसिडेंट कर रहा है तो हटाएगा भी प्रेसिडेंट ही, तो हटाया भी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। अगली चीज, जॉइंट स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? जॉइंट स्टेट पीएससी रिपोर्ट किसको देगी? जॉइंट स्टेट पीएससी स्टेट के लिए होती है, असलियत तो यही है, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट क्यों देगी? जॉइंट स्टेट पीएससी, मान के चलो ये स्टेट पीएससी 2 स्टेट के लिए बनाई गई है, तो ये अपनी रिपोर्ट दोनों स्टेट के गवर्नर को देगी। तो जॉइंट स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? स्टेट के गवर्नर्स को, राज्यपालों को, है ना। अगर ये जॉइंट स्टेट पीएससी 3 स्टेट के लिए बनाई गई है तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों स्टेट के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देगी। सर 6 ईयर्स से क्या मतलब है? प्रियांशु 6 ईयर्स से मतलब ये होता है कि आप मान लो जॉइंट स्टेट पीएससी के मेंबर आज के दिन बन गए, तो अब 6 साल तक आप जॉइंट स्टेट पीएससी के मेंबर रहेंगे। लेकिन मान के चलो आपकी रिटायरमेंट की उम्र ही पहले आ गई, तो फिर वो हो जाएगा, जैसे मान लो मैं 60 की उम्र पे जॉइंट स्टेट पीएससी का मेंबर बना, तो अब ये बताओ 6 साल कंप्लीट करने में मेरे को कितना लग जाएगा? 66, जबकि 62 रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बाद ही आ रही है, तो मेरा टेन्योर 2 साल माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों, ये जॉइंट स्टेट पीएससी के बारे में था। इससे ज्यादा तुम्हें और याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो एक बार इनका काम क्या होता है? अरे वही जो एक नॉर्मल, देखो क्या होता है ना, जॉइंट स्टेट पीएससी की जरूरत कब पड़ती है? जब मान के चलो हाल ही में कुछ स्टेट बने हैं, अब उनके पास कोई पीएससी नहीं है खुद की, बनाने में टाइम लग रहा है, तो तब तक के लिए वो ज्वाइन कर सकते। जैसे जब पंजाब और हरियाणा 1966 में अलग हुए थे, तो उस वक्त कुछ टाइम के लिए उन दोनों ने अपने लिए एक ज्वाइंट पीएससी रखी थी। बाद में जाकर दोनों ने अपनी पीएससी अलग कर दी, उन्होंने अपनी करवा दी, उन्होंने अपनी करवा दी। तो इनका काम वही होता है जो एक नॉर्मल पीएससी का काम होता है। चलिए जल्दी रिप्लाई करिए, आपको समझ में आया? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अरे आ रहे में क्या पूछ रहे हो यार? जेएसपीएससी का कानून कौन लाता है सर? बेटा अभी तो बताया, संसद लाता है। जेएसपीएससी को स्थापित करने के लिए संसद लाता है कानून। जल्दी रिप्लाई करते आइए, आगे बढ़ते हैं अपन यार। अरे प्रिंस अभी तो समझाया, इनका कार्य समझ में नहीं आया। इनका कार्य क्या है? जो एक नॉर्मल स्टेट पीएससी का काम होता है वही इसका होता है। अगर किसी स्टेट के पास खुद की स्टेट पीएससी नहीं है, मान लो 2 स्टेट अभी हाल ही में बने हैं, उनके पास उनकी कोई स्टेट पीएससी नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट से, बाद में अगर हटवा देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया मैक्सिमम बच्चों को। अब सुरेंद्र ये अभी क्यों पूछना कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए तो कौन बैठेगा? ये राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ना, अभी क्यों पूछना है सब? अब माधुरी बेटा वही पूछ रही हो, कितनी बार समझा देता हूं। आप पूछ रही हो कितने मेंबर होते हैं ज्वाइंट स्टेट पीएससी में, अभी तो बताया प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, फिक्स नहीं होता है। चलो तो
आगे बढ़े और अब हम नया चैप्टर करेंगे और नए टॉपिक का नाम है भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नए टॉपिक का नाम है, अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तुम लोगों को हरियाणा में वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें अंदर की और जितनी भी जिज्ञासा है वो सब यहीं इस क्लास में पूछ लेना, और इतनी सारी पूछ लो कि हम सिलेबस खत्म ही ना कर पाए कभी, और फिर एग्जाम में भी वो है ना, ये जिज्ञासा लिख कर आना अपनी बैठकर कि टीचर पढ़ा रहा था और हम पूछ रहे थे हरियाणा में वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। कुछ भी कहीं भी पूछना है क्या यार? हाँ चलो अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है हमारा अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब सॉरी एक मिनट, यस। अब अगले चैप्टर का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा मतलब दो टॉपिक हम साथ में कर रहे हैं, और दूसरा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का महान्यायवादी, इसे कहेंगे राज्य का महाधिवक्ता, तो अभी हमारे दो टॉपिक हैं। अब ये मत पूछना कि इनका काम क्या होता है, अरे वही तो मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल चैप्टर की शुरुआत तो करें। तो भारत का महान्यायवादी आता है, बच्चों भारत का महान्यायवादी आता है संविधान के 5वें भाग में, जबकि राज्य का महाधिवक्ता आता है संविधान के 6ठे भाग में। ओके, इसके लिए अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल है 76। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 165। तो महान्यायवादी महाधिवक्ता का ये होता है। एट प्रेजेंट शायद से कोई एग्जांपल हो जॉइंट स्टेट पीएससी का, मैंने सुना नहीं, किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि पंजाब हरियाणा के पास एक टाइम पर थी, आज के टाइम पर दिखता नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका महान्यायवादी महाधिवक्ता का आर्टिकल, और याद रखिए इन्हें भी संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाएगा। भारत का महान्यायवादी संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना भी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, ऐसे ही इसकी स्थापना भी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय माने जाते हैं। ठीक है, अब सुनो, महान्यायवादी के बारे में एक चीज बता दूं, इसे हमारे देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी इसे ही कहते हैं। ठीक है, कौन है महान्यायवादी? महान्यायवादी है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, या ऐसे लिख दो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी। कानून अधिकारी की जगह इसे विधि अधिकारी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, तो ये कौन होगा? ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी।
राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। तो ये हो गया, ये सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि, क्योंकि ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं सर ये कौन है कौन है कौन है, तो पहले लिखवा देता हूं उसे। ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है और ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। बेसिकली कुछ नहीं, सरकार के वकील होते हैं और ये सबसे टॉप के वकील होते हैं। भारत सरकार का टॉप का वकील कौन सा है? ये है। और स्टेट गवर्नमेंट का टॉप का वकील कौन सा है? वो ये होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। अब मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर सिर्फ अटॉर्नी लिख दूंगा और यहां पर एडवोकेट लिख दूंगा, मतलब वही है इनका महान न्यायवादी महाधिवक्ता। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं महान न्यायवादी की नियुक्ति की। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। जो काम यहां प्रेसिडेंट करेगा वो काम वहां गवर्नर राज्यपाल करेगा। मोनू, मैंने जो तुम्हें कंबाइंड पीडीएफ दी है उस कंबाइंड पीडीएफ में अटॉर्नी एडवोकेट वाला भी होगा। ठीक है, अच्छा, एडवोकेट की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर। अब बात करते हैं योग्यताओं की, क्वालिफिकेशंस। तो इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। और अब तुम ये मत पूछना कि सर सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पर बस आपको इतना लिखना है कि महान न्यायवादी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके पास। ठीक है, वही बात करें इसकी, तो महाधिवक्ता की क्या योग्यताएं होती हैं? इसकी योग्यताएं होंगी हाई कोर्ट के जज वाली, और हाई कोर्ट के जज की क्या योग्यता होती है हम उस चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन दोनों का। अब क्या आएगा? अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब देखते हैं कार्यकाल, टेन्योर। इसका कार्यकाल क्या है? निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। तो इस चीज को याद रखिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिटरमाइंड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम पॉइंट इसके लिए बनेगा, भारत के राज्य के महाधिवक्ता का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है, निर्धारित नहीं है, नॉट डिटरमाइंड। समझ में आ गया? राहुल धुवंद्रा, सर पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में नहीं पढ़ाना था। फिर आदर्श कहते हैं बस कर, सर को पता नहीं कब क्या पढ़ाना है। तुम दोनों में ही एक्स्ट्रा दिमाग पैदा हो गया है ना। हम तो बेवकूफ हैं जो 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, तुम दोनों में एक्स्ट्रा दिमाग आया है। चलो मैं तुम्हारा दिमाग अभी ठंडा करता हूं, नहीं पहले तुम्हें ही सही कर देता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लोग एक्चुअल में बेवकूफ हो। और अब सुनना क्यों हो तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है आर्टिकल 124 में, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 124 में दी गई है,
और आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल है। अब तुम मुझे दोनों बुद्धिमान बच्चे, तुम जरा मुझे एक बार ये बताना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल पहले लिख दिया और अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफिकेशन में लिखा सुप्रीम कोर्ट के जज वाली, और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन 124 में लिखी। तो कायदे से तुम्हारे लॉजिक के अनुसार तुम्हें यह पूछना चाहिए कि संविधान वालों ने इतनी गलती क्यों की है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो संविधान वाले भी गलत है। अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज वाली होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन 124 में लिखी हुई है। तो अब मुझे बताओ, ऐसे तो फिर संविधान भी गलत है। मतलब दोनों को दिमाग चलाना है, खुद ने कुछ पढ़ा नहीं है और यहां बकवास कर रहे हो बैठ के कि सर को नहीं पता क्या पढ़ाना है बैठ के। ये देखो तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ कर दिया, अटॉर्नी का जिक्र पहले, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बाद में है। तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाया करो, जितना दिमाग है उतना चलाओ ना। क्यों एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हो जब नहीं लग रहा है तुमसे दिमाग? ठीक है, यहां बकवास करवा लो, सर को पता नहीं है क्या पढ़ाना है। दिक्कत क्या है ना, इंडिया में आधे टाइम तो बच्चा बस बकवासी करवा लो उससे बैठ के। लॉजिक लगाएंगे हर चीज में। ये तुम्हारा मैथ्स नहीं है कि इसको पढ़ने से पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सोशल साइंस है, यहां तुम्हारे मैथ्स के लॉजिक नहीं लगते हैं बैठ के। हाँ, तो सुनो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वाली क्वालिफिकेशन, इनका कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करूं इनको कितना वेतन भत्ता मिलता है, तो आइए एक बार इसे भी देखते हैं हम ध्यान से। तो देखो, अब आपसे कोई पूछे कि भारत के महान्यायवादी को पारिश्रमिक क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में वेतन भत्ता भी कह सकते हो, है ना। अगर तुम्हें ये टर्म थोड़ा टफ लग रहा है तो इसे वेतन भत्ते भी कह सकते हैं। ओके, तो याद रखिए, भारत के महान्यायवादी को पारिश्रमिक क्या मिलेगा, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करूं इसकी, तो महाधिवक्ता को क्या मिलता है, मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता, तो इसको पारिश्रमिक क्या मिलेगा, यह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइंड बाय गवर्नर। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि इनकी जो वेतन भत्ते हैं वो डिटरमाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं लिखा कि इनको कितना मिलना चाहिए। ये सारा काम राष्ट्रपति राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब इससे आगे का जो भी है वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम ये आने वाली क्लास में करते हैं, तो इसलिए अभी के लिए हम यहां पर रोक देते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, अब हम कल मिलेंगे। तो एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा भारत के महान्यायवादी महाधिवक्ता में, क्या आप लोगों को समझ में आया। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों के कमेंट देख लिए, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है।
चलिए क्लास ओवर करते हैं। ओके, सो बाय एवरीवन।